प्रदेश में कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण, ठीक है ना, इसके क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन की परिस्थिति का उल्लेख करें, ठीक है ना, क्लियर। इसमें ये यूपीपीसीएस में 2018 का प्रश्न है आया हुआ, ठीक है ना, क्लियर। पहली बार जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो है जीएस 1, 2, 3, 4 यानी आईएएस पैटर्न पे पहली बार ये मतलब पेपर हुआ था, मेंस था, ठीक है ना। उसी में ये प्रश्न पूछा गया। उसमें पहले क्या होता था कि पेपर 1, 2 और 3 के अंतर्गत जो भी होता था आपका यूपी पूछ लिया जाता था और इथिक्स का पेपर चौथा होता था। पेपर 5, पेपर 6 नहीं था, ठीक है ना। लेकिन 23 से क्या है, पेपर 5 और पेपर 6 आपका यूपी का पेपर हो गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि कौशल विकास मिशन के बारे में, ठीक है ना, कि उसके प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए और क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करें। इसी क्रम के मेंस में प्रश्न आते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का प्रारंभ कब हुआ? जनवरी 2015 में किया गया, ठीक है ना। जुलाई आप लोगों को पता है 15 जुलाई को ये मिशन स्टार्ट हुआ था, जिसका लक्ष्य निर्धारित किया गया सबको हुनर सबको काम, ठीक है ना। इसका लक्ष्य क्या था? सबको हुनर और सबको काम। हुनर का मतलब क्या? कौशल, ठीक है ना, स्किल, ठीक है ना। सबको जो है हम लोग किससे नवाजते भाई? स्किल दे दें, ठीक है ना, कुछ स्किल सिखा दें और स्किल सिखाने के बाद उनको रोजगार से क्या कर दें? ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, ठीक है ना, उनके स्किल के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में 14 से 35 आयु वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा कि 14 से 35 आयु वर्ग के युवक युवती, ठीक है ना, चयनित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क पंजीकरण और प्रशिक्षण प्राप्त करके योग्यता को प्राप्त कर सकेंगे। मतलब उनका क्या करना है भाई? पंजीकरण कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद प्रशिक्षण यानी टीचिंग जो भी होगी, ठीक है ना, ट्रेनिंग जो भी होगा वो दिया जाएगा, ठीक। वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार की कौशल विकास योजनाओं का एकीकृत रूप यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है ना, से मानकीकृत व्यवस्था यानी स्टैंडर्ड जो भी व्यवस्था है, ठीक, के अंतर्गत संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में निम्न प्रावधान किए गए। इसके अंतर्गत सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं जैसे एनसीवीटी व एनएसडीएस इत्यादि से सफल लाभार्थियों का विश्लेषण, मूल्यांकन व प्रमाणीकरण करना, ठीक है ना, क्लियर। प्रमाणीकरण के लिए 27 सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ अनुबंध किया है। मतलब इसमें कितने कुल सेक्टर्स में स्किल दिया जाएगा? 27, ठीक है ना, क्लियर। उम्र याद रखिएगा कितना? 14 से 35। 14 का मतलब ये हो गया कि लड़का अगर हाई स्कूल भी पास है, ठीक है ना, क्लियर, वो क्या होगा? एलिजिबल होगा, ठीक है ना, क्लियर। इस मिशन के तहत 569 पाठ्यक्रमों, वर्तमान में अब ये बढ़ करके कितने हो गए हैं? 1385 पाठ्यक्रम हो गए, ठीक है ना। 1385 पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों, ठीक है ना, सार्वजनिक उपक्रम जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है ना, वो राजकीय पॉलिटेक्निक, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटेक्निक में मैक्सिमम आपका क्या है? स्किल रिलेटेड ही है, ठीक है ना, क्लियर, टेक्निकल हैंड है, ठीक, और आईटीआई में भी दी जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। उसके अलावा इस मिशन के अंतर्गत चयनित पाठ्यक्रमों के अलावा व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा बोलने, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो लेती हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं तो उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेटर और भी दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो अंग्रेजी भाषा में बोलने और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी देना भी क्या है? शामिल है, क्योंकि आजकल मोस्टली हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में रह रहे हैं वो प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रेफर कर रहा है, ठीक है ना। तो उस डिजिटल प्रेफरेंस के वे में हम लोग क्या है, यहाँ कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी कम से कम CCC कोर्स तक एक हिसाब से उतना नॉलेज हो जाना चाहिए,
ठीक है ना, कि बच्चे को अभी कह दिया गया कंप्यूटर खोलना, ये स्टार्टिंग में थे कंप्यूटर नहीं जानते थे तो माउस ऐसे ही से उठाते थे, ठीक है ना, क्लियर। भाई माउस को चलाना है तो आपको स्टेबल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, उसको कर्सर इधर उधर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, जब स्टार्ट में सीखा जाता तो माउस पता चला इसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह के हर कोई पहले जब नहीं आता है तो इसी तरीके से करता है, ठीक है ना। लेकिन सीख जाता है, परफेक्शन आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर में, आप लोग जान ही रहे हैं। कम से कम PPT पे वर्क कर लेना, वर्ड पे काम कर लेना, ठीक है ना। वर्ड पे काम करना ज़्यादा वो रहता है। प्लस अगर वाणिज्यिक क्षेत्र है तो एक्सेल पे काम करना है। एक्सेल में रोज और कॉलम्स पे काम किया जाता है, ठीक है ना। शीट्स बनाई जाती है, वर्कशीट्स बनाई जाती है, जानते होंगे, ठीक है ना। तो जितने भी वाणिज्यिक काम होते हैं, कमर्शियल काम होते हैं, वो मेनली फंक्शन किस पे करते हैं, मेनली हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं। एक्सेल पे क्यों काम करते हैं, क्योंकि कॉलम्स और रोज में होता है और वो वर्कशीट बनाते हैं, डेली वाइज वो वर्कशीट तैयार करते हैं, ठीक है ना, कॉलम और रोज में। फिर उसके बाद जो है इस मिशन के अंतर्गत 70% परीक्षार्थियों का सेवा योजन नामांकन लक्षित किया गया है, ठीक है ना। 70% प्रशिक्षार्थियों का, ठीक है ना। उसके बाद विभिन्न औद्योगिक इकाइयां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स व शासकीय विभागों के साथ सेवा योजन हेतु अनुबंध किए गए हैं, ठीक है ना। इस मिशन के तहत अनुसूचित जाति, महिलाओं और विकलांगों, अल्पसंख्यक वर्गों को वरीयता देने का प्रावधान है। एज यूजुअल इन लोगों को प्रावधान हर में दिया जाता है, तो एज यूजुअल इसमें भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है ना। किनको अनुसूचित जाति को, महिलाओं को प्रेफरेंस देना, विकलांगों को प्रेफरेंस देना और अल्पसंख्यक वर्गों को, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सुलभ बनाने के उद्देश्य से 2 मोबाइल ऐप्स भी जारी किए गए हैं, ठीक है ना। 2 मोबाइल ऐप्स भी जारी किए गए हैं। प्रथम, चयनित पाठ्यक्रम की उपलब्धता वाले केंद्रों की जानकारी व पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हेतु स्किल मित्र, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन कौन है, स्किल मित्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर पूछा जाए स्किल मित्र ये एप्लीकेशन किस कार्यक्रम का हिस्सा है, तो आप क्या कहोगे, स्किल इंडिया यानी कौशल विकास, ठीक है ना, क्लियर। स्किल डेवलपमेंट से है। दूसरा है, द्वितीय केंद्र के नजदीक 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित 10वीं व 12वीं के विद्यालयों में मोबिलाइजेशन व ओरिएंटेशन हेतु स्किल कनेक्ट, ठीक है ना। मोबिलाइजेशन, मोबाइल का मतलब क्या होता है, गमन, ठीक है ना। मोबाइल का मतलब क्या होता है, गमन, ठीक है ना, गमन होता है इसका मतलब। एक्चुअल में अभी किसी से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल, ठीक है ना, तो मोबाइल का मतलब क्या है, अरे सर वो तो फोन। मोबाइल का मतलब हो जाता है किससे रिलेट करता है, जो गमन हो, ठीक है ना। जैसे मोबाइल एनिमल्स होते हैं, तो मोबाइल एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, चलने फिरने वाले। मोबाइल जो हम लोग दूरभाष पहले एक चलता था, वो कहाँ चलता था, एक कोने में कहीं घर के रखा रहता था, ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ होती थी, उस तक आप पहुँचते थे, उठाते थे, देन वहीं खड़े होकर के बात करते थे। उसके बाद दौर आया कॉर्डलेस का। कॉर्डलेस का जब दौर आया तो कॉर्डलेस में एक रेंज स्थापित कर दी गई कि आप फोन ले करके इधर उधर बात कर सको, लेकिन उसके लिए कुछ एरिया डिफाइन है, यहीं तक आप जा सकते हो, जैसे वायरलेस में होता है, ठीक है ना, क्लियर, या वाईफाई में होता है कि एक निश्चित एरिया तक ही वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। मोबाइल आया, मोबाइल ने क्या किया, मोबाइल ने आप कहीं भी हो, ठीक है ना, ये क्या हो गया, कनेक्टिंग इंडिया, ठीक है ना, क्लियर, कनेक्टिंग एनीवेयर, वही हाल है। मोबाइल का मतलब क्या, चलने से यहाँ रिलेट करता है, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज़ है, इसीलिए यहाँ कनेक्शन दिया है, स्किल कनेक्ट, एक मोबिलाइजेशन से और एक ओरिएंटेशन से, ठीक है ना, क्लियर। ओरिएंटेशन का कहीं ना कहीं दिशा से रिलेटेड है, ठीक है ना, क्लियर।
तो मतलब ओवरऑल हमारे दो यहाँ क्या हो गए, हमारे दो एप्लीकेशन हो गए। एक एप्लीकेशन क्या हो गया, एक स्किल मित्र, ठीक है ना, स्किल मित्र, और दूसरा क्या हो गया हमारा स्किल कनेक्ट। स्किल मित्र और स्किल कनेक्ट, ये ध्यान में रखिएगा, दोनों ही एप्लीकेशन संबंधित है किससे, कौशल विकास से, ठीक है ना। क्लियर। वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। लगभग 8669 यानी 8669 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 52 लाख से अधिक प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी सेवा योजित हैं, ठीक है ना। क्लियर। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रदेश में रोजगार प्रशिक्षण के संदर्भ में एक सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ है। मतलब आपको इसमें प्रावधानों में क्या लिखना है ये जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको मिशन के बारे में लिखना है कि जनवरी यानी 15 जुलाई 2015 को ये योजना क्या हुई, स्टार्ट हुई। किसके लिए, प्रशिक्षण के लिए, कौशल विकास के लिए, ठीक है ना। उम्र कितनी, 14 से लेकर के 35 तक के बच्चों के लिए, ठीक है ना। मतलब इतने लोगों, इन युवा युवतियों को हम लोग क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है ना, और रोजगार से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मानकीकृत व्यवस्था है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाएंगे प्रावधान में किया गया है क्या, इसमें कितने सेक्टर्स में, 27 सेक्टर में, ठीक है ना, 27 सेक्टर में क्या किया जाएगा, लाभार्थी जो होंगे उनका विश्लेषण, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है पाठ्यक्रम में आप बता सकते हैं कितने पाठ्यक्रम है, 569, लेकिन वर्तमान में 1385 पाठ्यक्रम है। इसका मतलब जब शुरू हुआ था तो कितना था, 569, अब वर्तमान में 1385 पाठ्यक्रम है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या क्या किया जाएगा, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप पॉइंट वाइज कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है ना। इन्हीं को जब आप इसको क्या कीजिएगा, मैं नोट्स जो दे रहा हूँ आप उसकी फोटो कॉपी निकाल लें या हार्ड कॉपी में ही, उसमें हार्ड कॉपी निकलवा लें, ये तो सॉफ्ट कॉपी इसको कहेंगे, ठीक है ना। या अगर नोट भी कर रहे हैं आपके पास, मान लीजिए ये पड़ा हुआ है, तो आप मेन चीज़ों को पॉइंट पॉइंट करके उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें कर दिया क्या, इसमें क्या क्या करवाया जाएगा भाई, स्किल इंडिया है तो स्किल डेवलपमेंट तो कराया ही जाएगा, कौशल विकास। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अंग्रेजी बोलना सिखाना, और तीसरा क्या, कंप्यूटर का ज्ञान, इनको भी हमने ध्यान में रखा है, ठीक है ना, ये भी रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि किन किन इकाइयों से समायोजित करेंगे ताकि आपको नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। भाई आपको स्किल डेवलपमेंट कर दिया गया, अब आपको समायोजित करना है, ठीक है ना, समायोजित कहीं सेटल्ड करना है, मतलब ठीक लगा देना है। तो समायोजित करने के लिए जो है औद्योगिक इकाइयों में जो आपने मान लीजिए स्किल लिया है, ठीक है ना, वो औद्योगिक इकाइयों में और शासकीय विभागों के साथ, ठीक, क्लियर। और वरीयता इनको दी जाएगी, ये भी एक पॉइंट आप मेंशन करेंगे। देखिए आता सब है, बस पता हमको होना चाहिए। हम लोग जानते सब कुछ है कि इस कौशल विकास में क्या क्या किया है, लेकिन जब एग्जाम में बैठिए तो पॉइंट मिलते नहीं है, सोचना पड़ता है। इसी वजह से एक नज़र जरूर लिख करके या देख करके जाना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में आवे तो हम तुरंत हर मुद्दों को क्या कर सके, वहाँ उतार सके, छोड़े कोई मुद्दा, ठीक है ना, क्योंकि लिखना तो है ही, ठीक। उसके बाद इन लोग को वरीयता देनी है। अब 2 मोबाइल ऐप्स इसमें जारी किए गए हैं, एक हमारा कौन, स्किल मित्र और स्किल कनेक्ट, ठीक है ना, क्लियर। स्किल मित्र और स्किल कनेक्ट किए गए हैं, ठीक। उसके बाद जो है आप बता दोगे कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 52 लाख से अधिक प्रशिक्षार्थियों ने जो भी प्रशिक्षण लिए हैं, ठीक है ना, पंजीकरण किए, और लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी सेवा योजित है, उन्हें समायोजित कर दिया गया है, सेवायोजित कर दिया गया। रोजगार सेवायोजित का मतलब क्या, जोड़ दिया गया है, रोजगार से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो कार्यक्रम सफल हुआ, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है,
उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर, उसमें पूछा था। और आप देख रहे हैं कि पहला वाला पेपर किसमें पूछा था, पेपर 3 में, उसमें सिलेबस में था। लेकिन अब ये अगर क्वेश्चन आएगा तो किसमें आएगा, पेपर 5 और पेपर 6 में आएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिलहाल में तो ये पेपर 6 का हिस्सा है, ठीक है ना, ये किसका हिस्सा है, पेपर 6 का हिस्सा है। ये भी देखिए पेपर 3 में था, ठीक। दिया हुआ उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। शिक्षित बेरोजगारी आप लोग जान रहे हैं कि भाई देश जो है, देश में कई कार्यक्रम चल रहे हैं किसके, शिक्षित करने के। आज साक्षरता दर आपने पढ़ा होगा कि देश की औसतन 2011 के अनुसार 77% है देश की साक्षरता, पता है, ठीक। वहीं महिला साक्षरता 57 और 67% है, ठीक है ना। और वहीं पुरुष साक्षरता कितनी है, 77, और महिला साक्षरता कितनी है, 57 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है ना, कि याद कर लीजिएगा 57, 67 और 77, ठीक है ना। बीच वाला क्या है, औसत है, बीच वाला क्या है, राष्ट्रीय औसत साक्षरता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पे कितना चल रहा है, 67 चल रहा है, ठीक है ना, 67% समथिंग, ठीक। और उसके बाद महिला साक्षरता 57 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। और वही पुरुष साक्षरता कितना चल रहा है, वो आपका 77 यानी 77 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको वो याद होना चाहिए, थोड़ा सा डेटा अगर डाल देंगे तो बहुत अच्छा है। ये भी डाल सकते हैं कि आज सरकार शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, क्लियर। कई आप स्किल इंडिया ही है, ठीक है ना, ये भी शिक्षित करने का ही एक दायरा है, लेकिन यहाँ कौशल विकास, इसको रोजगार देने के उसमें आएंगे। तो कई लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं शिक्षा पाने के बाद भी, ठीक है ना, इसीलिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। इसमें ये कहा है शिक्षित बेरोजगारी से पहले आप तात्पर्य बता दें, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाए उसके बारे में क्या कर दीजिए, एक्नॉलेज कर दीजिए कि हाँ भाई ये होता है। शिक्षित बेरोजगारी का तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें किसी शिक्षित व्यक्ति को उसकी शिक्षा के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है। जैसे आज एक वैकेंसी अगर चपरासी की आती है, अभी कुछ सालों पहले की बात है, सचिवालय में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सचिवालय में चपरासी की पोस्ट निकली, ठीक है ना, क्लियर। उसके लिए पीएचडी धारकों ने भी क्या किया, अप्लाई किया, आवेदन किया, ठीक है ना। इंजीनियरिंग, बीटेक, ठीक है ना, एमबीए, वो भी अछूते नहीं रहे। तो बेरोजगारी आप समझ सकते हैं। और किस तरह की बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है ना। डायरेक्ट कारण है क्या, जनसंख्या वृद्धि, ये आप लोग को जनसंख्या वाले चैप्टर में पढ़ाया गया, ठीक है ना, क्लियर। फाइनली है क्या कि शिक्षा के आधार पर, मतलब अगर वो पीएचडी है, जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे ये कि मैं किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, नहीं किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, तो कम से कम इंटर कॉलेज में, ठीक है ना। ऐसी तो योग्यता हमने रखी हुई है, पढ़ाई की है, लेकिन पोस्ट उसके सापेक्ष कितना आता है, बहुत कम, ठीक है ना। और जान ही रहे हैं डार्विन का सिद्धांत हर जगह लागू है, कंपटीशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर। सर्वोत्तम की उत्तर जीविता, ठीक है ना, क्लियर। तो वो यहाँ लागू हो जाता है। एवं वह अपनी शिक्षा से निम्न स्तर का कार्य करने पर विवश हो जाता है। आज देख रहे होंगे, ठीक है ना, कई लोग क्या पकौड़ी छान रहे हैं, आ ही रहा है, ठीक है ना। कई नेताओं का भी यही एक डायलॉग हो जाता है कि बच्चे क्या है, पढ़ करके अपना स्वरोजगार चलाएं, पकौड़ी बेचे, ठीक। तो क्या बच्चा पढ़ के ही पकौड़ी बना सकता है? तो पढ़ने की क्या जरूरत है कि नहीं है? अगर पढ़ा है तो उसका उद्देश्य भी क्या है, उद्देश्य कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। ये थोड़ी ना कि हम चल के, हाँ
ये है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो इनोवेटिव तरीके से करेगा, ठीक है ना, क्लियर, ये कहा जा सकता है, ठीक, क्लियर। लेकिन अगर पढ़ा है तो उसकी सार्थकता किसमें मानी जाएगी? जिस हिसाब से उसने पढ़ा है उसी के समकक्ष उसको कोई रोजगार मिल जाए, ठीक है ना। मैं यहाँ रोजगार की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो रोजगार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बात किसके लिए हो रही है? रोजगार के लिए, ठीक है ना, क्लियर। तो उस हिसाब से अगर रोजगार मिल रहा है तो ये क्या है? उसके पढ़ाई की सार्थकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये किस श्रेणी में आ रहा है? ये आ रहा है शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जहाँ ग्रुप डी जैसी नौकरियों के लिए पीएचडी धारक तथा बीटेक आ रहे हैं, आपने जान लिया, इससे पहले वही चर्चा चली। आगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के कारण कौन कौन से कारण है, ठीक है ना, पॉइंट वाइज हम लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी के कई कारण हैं। पहला, प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ ही उसके अनुकूल रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। जाहिर सी बात है, आप कोई भी कोर्स कर ले रहे हो, ठीक है ना, आप जैसे अभी एक लोग हमसे मिले थे, उन्होंने ये कहा कि हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या कर लिया है, ठीक है ना, बीटेक कर लिया है, ठीक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, ठीक है ना, उसका कई जगह उपयोग है, फार्मास्यूटिकल्स में है या कई जगह है। उसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, विथ बायो, लेकिन उसके जो रिलेटेड कंपनियां हैं या जहां रोजगार के उस कोर्स के अवसर हैं, ठीक है ना, वो अवसर जो है बड़े बड़े शहरों में, ठीक, जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ठीक, उन्होंने प्रशिक्षण तो ले लिया, प्रोफेशनल कोर्स तो कर लिया, लेकिन क्या वो रोजगार के लिए परिवार को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। तो मजबूरीवश उनको वहीं क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है, और वो रोजगार नहीं पा पाते हैं, और कुछ भी रोजगार करने को क्या होते हैं? विवश होते हैं। तो ऐसे लोग भी क्या हुए? शिक्षित बेरोजगारी, ये भी एक बड़ा कारण हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो रोजगार के अवसर नहीं बढ़े, मतलब जिस फील्ड में आपने किया है वो चीज आपको अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना, है ही नहीं वो चीज, ठीक। आगे आइए, उद्योग जो व्यापक रोजगार सृजित करते हैं, प्रदेश में उनकी कमी है। जाहिर सी बात है, अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, निवेश को प्रोत्साहन, तो सरकार निवेश को प्रोत्साहन क्यों दे रही है? इस वजह से कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग, विदेशी उद्योग भी हमारे प्रदेश में आकर के इन्वेस्ट करें और उद्योग धंधों की शुरुआत करें। जब शुरुआत होगा तो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। इसी वजह से वो चीज़ है कि क्या वहाँ अभी प्रदेश में व्यापक रोजगार सृजित नहीं हो गए, ठीक। आगे आइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाली बन गई है। ऐसी बात है, ठीक है ना, क्लियर। डिग्री तो बहुत उपलब्ध है, ठीक है ना, डिग्री उपलब्ध है, ऐसी चीज़ें भी हो चुकी हैं कि कॉलेज बच्चे जा भी नहीं रहे हैं, उनको डिग्री प्राप्त हो जा रही है। इवन स्किल इंडिया में भी ऐसे घोटालों को भी देखा गया है कि जहां बच्चे जा नहीं रहे हैं, पता उनको नहीं है, उस स्किल के बारे में ही नहीं पता है, लेकिन वो डिग्री उनके पास है, ठीक है ना, ऐसा भी देखने में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाली बन गई, इसके साथ अपेक्षित कौशल नहीं मिलता है, मतलब कौशल चलता ही नहीं है। वो संस्थाएं क्या है, नोडल संस्थाएं जो बनाई गई हैं वो केवल डिग्री प्रदान कर रही हैं, कौशल जिससे सीखना है वो कौशल सिखा नहीं रहे, ठीक है ना, जिसके कारण शिक्षित होकर भी कौशल विहीन होने के कारण कई रोजगार पाने से वंचित रह जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, लेकिन अभी कंप्यूटर के साथ कई बच्चों को अगर टाइपिंग भी आ रही है या शॉर्ट हैंडिंग भी सीख ले रहे हैं,
तो रोजगार के अच्छे अवसर उनके पास क्या हो जा रहा है, उपलब्ध हो जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर। कई बच्चे जैसे बाद में आप लोग के लिए तो एक अच्छा अवसर है, जैसे आप लोगों का आरओ रिव्यू ऑफिसर में टाइपिंग नहीं है, लेकिन एआरओ में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में क्या है, टाइपिंग है। एक परीक्षा होती है एपीएस, जो लोक सेवा आयोग कराती है। एपीएस यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, अपर निजी सचिव। उसमें टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड यानी आशुलिपि, ठीक है ना, कराई जाती है। ठीक है ना, शॉर्ट हैंडिंग कराई जाती है। ठीक, उसमें सिखाया जाता है। जो टेस्ट पास हो गए वो क्या होंगे, वो परीक्षा के लिए योग्य है। ठीक है ना। तो लिखित परीक्षा के बाद आपका क्या, टाइपिंग प्लस आशुलिपि का भी टेस्ट होता है। अब बच्चे कंप्यूटर कोर्स तो किए नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर कोर्स कर लिए, गए नहीं अपने पास से या जानकारी वालों से, ठीक है ना, उन्होंने करके कोर्स कर लिया। ठीक, घर बैठे ही कोर्स कर लिया, ठीक है ना। लेकिन क्या वो जो स्किल आनी चाहिए टाइपिंग की, या जो कंप्यूटर एक नॉलेज एग्जाम में पूछा जाता है, उनमें बच्चे क्या कर जा रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं। जब फेल कर जा रहे हैं तो कौशल विकास कुछ भी नहीं उनका है, ठीक है ना। वो ये भी नहीं कर सकते हैं कि कहीं प्राइवेट में ही अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट तो दूर की बात है कि भाई वहाँ कॉम्पिटिशन बीट करना है, लेकिन प्राइवेट भी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से खाली समय में हमारा भी पर्सनल सजेशन बच्चों से यही रहता है कि क्या खाली बैठे हैं तो टाइपिंग जरूर सीख लें, शॉर्ट हैंड जरूर सीख लें। ठीक है ना, ये ना सोचिए कि ऐसा है कि ये नौकरी, अरे हम टाइपिंग वाली कर लेंगे, हम शॉर्ट हैंड। आजकल के नौकरी का ऐसा परिवेश है कि कुछ भी मिल जाए, ठीक है ना, दैट वन इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर आगे बढ़िए ना, कौन रोका है आपको, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले कुछ आ जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। जहाँ जनसंख्या का इतना बड़ा प्रभाव है, उस जगह नौकरी, सरकारी नौकरी मिल पाना क्या है, एक स्वप्न जैसा ही है, ठीक है ना। और जो जान ही रहे हर जगह डार्विन का सिद्धांत, ठीक है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक, क्लियर, कंपटीशन है। तो उस जगह खाली अगर बैठे हो तो जरूर टाइपिंग सीख लीजिए, शॉर्ट हैंडिंग सीख लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। ये सब एग्जामिनेशन में सहायक होते हैं। कई बच्चे प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, आरओ वाला, मेंस में एआरओ का कम मेरिट आता है, ठीक है ना, मेरिट क्या है, कम जाता है। लेकिन जब टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। इसी तरह एपीएस में होता है कि एपीएस में जब आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाता है तो वो नहीं कर पाते हैं। इतना आसान भी नहीं होता है कि टाइपिंग आप हिंदी में कर लें, ठीक है ना। सीखते कम से कम 3 से 5 महीने लग जाते हैं, समझ रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि अरे हम 1 महीने में सीख लेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने भी सीखा है, हम भी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो आप करेंगे एक बार, समय लगता है, ठीक है ना। तो खाली समय में ये सब भी कर लिया कीजिए, जब कौशल विकास की बात ही हो रही है, ठीक है ना। क्लियर। परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा न मिलना, ठीक है ना। जो भी परंपरागत उद्योग है, आजकल कोई परंपरागत करना नहीं चाह रहा है। ट्रेडिशनल जो हमारे उद्योग धंधे चल रहे थे, जैसे हथकरघा उद्योग, ठीक है ना, और अन्य चीजें, मतलब शिल्प वाले, ठीक है ना। इसी वजह से इसी परंपरागत को, ट्रेडिशनल को, लोकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, ODOP, ठीक है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम। इसमें क्या, वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना। वही चीज है कि यहाँ क्या कहा है, परंपरागत उद्योग को बढ़ावा न मिलना, ठीक। ODOP चलाने का एक कारण और है क्या, लोगों को रोजगार के अवसर भी क्या हो, सृजित, ठीक है ना, क्लियर। तो परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा न मिलना, MSME सेक्टर का विकास न होने के कारण रोजगार के सीमित अवसर बने, ठीक है ना। बड़े उद्योग ही आ जा रहे हैं, MSMEs आ ही नहीं रही है, ठीक है ना। जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है वो क्या है, वो है ही नहीं, ठीक है ना। और परंपरागत यानी ट्रेडिशनल नहीं, जिसकी वजह से रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, समाज में सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को विशेष सम्मान मिलने के कारण सभी लोगों का झुकाव उसी की तरफ हो जाता है, ठीक है ना। कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी हुई है,
भाई हर कोई, अगर आप ये बताओ सरकारी नौकरी ही करेगा, ठीक, तो बाकी काम कहाँ से होंगे? शिक्षित होने का मतलब यही नहीं होता है कि हम क्या सरकारी नौकरी ही करें। शिक्षित होने का मतलब ये होता है कि हम जिस हिसाब से शिक्षा लिए हैं उस हिसाब से रोजगार पा रहे हैं, ठीक है ना? रोजगार हम पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम शिक्षित बेरोजगारी के शिकार हैं, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी पा रहे हो। तो सरकारी नौकरी के होड़ के कारण भी क्या हो जा रहा है, लोग शिक्षित बेरोजगार रह जा रहे हैं। आगे है, वस्तुतः प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन गया है। इससे तभी निपटा जा सकता है जब एमएसएमई क्षेत्र का तीव्र विकास हो। जाहिर सी बात है कि छोटे लघु मध्यम उद्योग क्या हो, विकसित हो, ठीक है ना? क्लियर? और व्यापक औद्योगिकरण किया जा सके, नए नए उद्योग धंधे लगाए जाए, ठीक है ना? ओडीओपी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना? क्लियर? और लोगों को स्वरोजगार की तरफ स्वप्रेरित होने के साथ ही रोजगार प्रदाता बनाया जाए, ठीक है ना? लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, पर प्रोत्साहित नहीं करना है। क्या करना है? प्रोत्साहित करना है कि भैया आप खुद रोजगार डेवलप करो और दूसरों को भी रोजगार प्रदान करो, प्रदाता बनो, ठीक है ना? यहाँ क्या कहा कि रोजगार प्रदाता होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? इसके लिए सरकार ने निवेश समिति का भी गठन किया। निवेश समिति का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कमेटी, ठीक है ना? ऋण प्रदान करेगा। आप स्वरोजगार लगाओ तो सही, सरकार क्या करेगी? आपको बैक हैंड में मदद करेगी, ठीक है ना? ऋण उपलब्ध कराएगी, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी, सब्सिडी उपलब्ध कराएगी, संसाधन उपलब्ध कराएगी, ठीक है ना? जिससे आप क्या करोगे? स्वरोजगार डेवलप करोगे। आगे नया कारोबार शुरू करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है ना? तो ओवरऑल आपका यही है कि शिक्षित बेरोजगारी से कैसे कैसे निपटा जाए। हम लोग इन पॉइंट्स को ध्यान में देंगे, क्या कि हम लोग सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें, बात वही सब है, ठीक है ना? एमएसएमईज का डेवलपमेंट हो, नए नए उद्योग हो, ठीक है ना? व्यापक औद्योगिकरण। आप वहाँ पॉइंट ओडीओपी भी लिख सकते हो, स्थानीय या लोकल, ठीक है ना? जो शिल्प कला है उसको बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है ना? क्लियर? तो ओवरऑल ये सब पॉइंट्स आप लिखेंगे तो उत्तर में नंबर मिलेगा। आगे आइए, उत्तर प्रदेश सरकार के कल्याणकारी योजनाएं और उसकी भूमिका को समझाइए, ठीक है ना? अब है क्या, सबसे पहले जान लीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को किसी भी देश में संचालन व्यवस्थाओं से श्रेयस्कर माना गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है ना? आगे दिया हुआ है, यह श्रेयस्कर व्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता कल्याणकारी राज्य की उपस्थिति है। अच्छा बताइए, कल्याणकारी राज्य जो है, ठीक है ना, उसकी संकल्पना संविधान में किस जगह दी है? नीति निर्देशक तत्वों पे, ठीक है ना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, डीपीएसपी, ठीक है ना? डीपीएसपी की परिकल्पना ही किस पर आधारित है? ठीक है ना? वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना? क्लियर? मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना पे, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। उसमें जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑल आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना? किसके लिए है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है ना? क्लियर? ये ध्यान में रखिए, पूछा जाता है, ठीक है ना? कल्याणकारी राज्य में क्या होना चाहिए? अवसरों की समानता होनी चाहिए। अवसरों की समानता किसमें आता है? 16। किसमें आता है? 16, ठीक है ना? क्लियर है ना? आगे संसाधनों को का न्यायोचित वितरण, ठीक है ना? तथा लोगों तक मूलभूत आवश्यकताएं, जो जनरल आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं की पहुंच सुनिश्चित करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। 3 सिद्धांत हो गए। पहला क्या? अवसर की समानता, ठीक है ना? दूसरा क्या? संसाधनों का न्यायोचित वितरण, ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूशन। न्यायोचित मतलब क्या? न्याय से परिपूर्ण किसको कितना मिलना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? दूसरा, तीसरा क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है ना? जो हमारी है उन तक पहुंच सुनिश्चित करना सकता है कि सबको मूलभूत सुविधाएं
मिलती रहे। मूलभूत सुविधाओं का मतलब क्या? पानी हो गया, बिजली हो गया, ठीक है ना, शिक्षा हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? भोजन हो गया, ये सब क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये सबको प्राप्त हो, ठीक है ना। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन हो उसका न्यायोचित वितरण हो, ठीक है ना। न्यायोचित वितरण मतलब समाज के का जो अंतिम व्यक्ति हो, ठीक है ना, उस तक पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। पिछड़े जो हमारे समाज में पिछड़े वर्ग हो, ठीक है ना, क्लियर, उनको उन तक भी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी वजह से वर्ड लगाया जाता है कि अंतिम व्यक्ति, ठीक है ना, अंतिम व्यक्ति जो हो उस तक पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, उस तक वितरण मिलना चाहिए, ठीक। आगे आगे उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एवं उनकी भूमिका अब जानिए। इसमें क्या है? शिक्षा, रोजगार, विवाह, विधवाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके प्रभाव में से प्रदेश में महिलाएं तेजी से आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं, ऐसी बात है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद प्रदेश में मातृ एवं बाल मृत्यु दर में भी तीव्र गिरावट आई है, ठीक। पहले क्या था? जब महिलाएं मतलब पोषण नहीं मिलता था, ठीक है ना, शिक्षित नहीं थी, तो अपने बारे में नहीं जान रही थी और समाज में उनकी वो भूमिका नहीं थी जो आज के समय में है। आर्थिक भूमिका नहीं होती थी, आज आर्थिक भूमिका है। आर्थिक रूप से सशक्त होने की वजह से वो अपने बारे में खुद फैसले लेती हैं, और जब फैसले लेती हैं तो उनके हित में कार्य होते हैं, और हित में कार्य हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है मातृ और बाल मृत्यु दर की क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही प्रदेश में लिंग अनुपात में भी वृद्धि आ रही है, जेंडर, ठीक है ना, इक्वालिटी, ठीक है ना, होना चाहिए। उसके बाद दिया है प्रदेश में वृद्धों के संदर्भ में, एक मुद्दा तो महिला हो गई, ठीक है ना, दूसरा वृद्धों के संदर्भ में देखा जाए तो शासन द्वारा उनके लिए पेंशन, ठीक है ना, और स्वास्थ्य सुविधाएं, आश्रय गृहों की स्थापना पर बल दिया जाए। भाई कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात कर ली जाए तो कौन कौन से कल्याण हो रहे हैं, किसके संदर्भ में? अब जैसे आप इसको लिखने के बजाय एक काम भी और कर सकते हो, क्या? आपका उत्तर अच्छा रहे, कम समय हो तो आप बीच में लिखो एक बोला इसी तरीके का बनाए, तो लिखिए महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है ना, महिलाओं के संदर्भ में। फिर ऐसे करके लिखिए शिक्षा, रोजगार, विवाह, विधवाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण। फिर उसके बाद क्या कर दिए कि ये बाल मृत्यु और मातृ मृत्यु दर में गिरावट, ठीक है ना, और लिंगानुपात, ठीक। अब उसी में एक एक लाइन ऐसे ब्लॉक करते हुए और कुछ पॉइंट्स उसमें मेंशन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा कि हाँ यार हमने रेखा चित्र बनाया है। एग्जामिनर को भी पढ़ने में आपत्ति नहीं होगी, उसने पॉइंट्स देखे कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा लिखा है और फाइनली आपको क्या दे दिया? नंबर दे दिया। तो ये इनोवेशन आपको ले आना है। जब आप लिखोगे अपने आप इनोवेटिव, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, प्रदेश में वृद्धों के संदर्भ में देखें तो शासन द्वारा उनके लिए पेंशन भत्ता, अब वृद्धों के लिए ऐसे बना दिया आपने, और उनके कौन कौन सी सुविधाएं? पेंशन भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा, आश्रय गृह की स्थापना, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए जिससे प्रदेश में वृद्ध नागरिकों के कल्याण में वृद्धि हुई है। फिर आइए प्रदेश में अब तीसरे मुद्दे कौन है? अनुसूचित जाति जनजातियों के, ठीक है ना, क्लियर। क्या है? बुक बैंक योजना, ठीक, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, अनावर्ती सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, रोशनी, आश्रम विद्यालय योजना आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पॉइंट किया और ये योजनाएं क्या कर दिया? मेंशन कर दिया, ठीक। इस वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। और योजनाएं कल्याणकारी इसी वजह से चलाया जाता है कि उनको क्या किया जा सके? समाज में सशक्त किया जा सके, ठीक है ना, क्लियर। विशेषकर सरकारी सेवाओं में प्रवेश से इनके लोक कल्याण संबंधी कार्यों में तेजी और इनके शोषण व पिछड़ेपन में क्या आई है? कमी आई, ठीक है ना। इस प्रकार
अब आते हैं अगला मुद्दा कौन, दिव्यांग, ठीक है ना। दिव्यांगों को आप जान ही रहे, मान लीजिए कोई बधिर है तो उसको कान में सुनने की मशीन प्रदान करना आप अपने से ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। नेत्र से संबंधित है तो समय समय पर शिविरों द्वारा उसके नेत्र संबंधी सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए शारीरिक रूप या मतलब हाथ और पाँव से वो है, ठीक है ना, तो सरकार द्वारा वो साइकिल प्रदान करना, ठीक है ना, जो रिक्शा होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक रिक्शा, वो सब प्रदान करना। पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो कि किन किन को क्या क्या। ठीक, आगे आइए। तो दिव्यांग और अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं में उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल कर दिया गया। या आपको जब योजना पानी में पढ़ाई हुई, जैसे एक पॉइंट आपको मेंशन कर दिया जाएगा अंत में, जब करेक्ट थोड़ा देखेंगे आप लोग कि महिलाओं से कौन सी योजना चल रही है संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधी योजना कौन चल रही है, अनुसूचित जाति से संबंधित कौन चल रही है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन कौन सी योजना चल रही है, दिव्यांगों से संबंधित कौन योजना चल रही है, और क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन योजना चल रही है। आप को अगर कहीं ना मिले, आप सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। आप जाएं गूगल पे, सब लोग बोलते ही हैं आजकल, बोलने वाला तरीका आ गया है गूगल। बताओ कि दिव्यांगों से उत्तर प्रदेश सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है दिव्यांगों के लिए। दुनिया भर की योजनाएं आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। आपने गूगल पे डाल दिया सारी योजनाएं। आपको कितना याद करना है भाई? आपको तो 5-6 योजनाएं बस गिनवा देना है, अपने उत्तर लेखन को सुसज्जित करना है। महिलाओं के लिए कौन योजना, उसी में देख लीजिए कि कौन कौन सी योजना किस चीज के लिए है ना, वो देख लिया। और पॉइंट केवल और केवल आरेख बनाइए, ठीक है ना। मौका मिले तो उसी को इलेबोरेट कर दीजिए, समय है तो, ठीक है ना। ये चीज। अब आइए, ये है पीसीएस 2022 का प्रश्न, ठीक है ना। पीसीएस 2022 पेपर 3 में ये प्रश्न आया था कि कौशल विकास को देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। देखिए कौशल विकास पे ज्यादा आता है। पहला प्रश्न जो 2018 वाला आया था वो भी क्या था, कौशल विकास पे था, ठीक है ना। 22 में भी कौशल विकास पे प्रश्न आया, ठीक है ना। क्लियर? इनके पास मुद्दे ही नहीं है। जो भी मुद्दे हेडिंग्स रहते हैं पेपर 5 में, पेपर 6 में, हूबहू वही मुद्दे पेपर में आ जाते हैं, ठीक है ना। बस उसको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। आगे देखिए, कौशल विकास को देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों और उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। क्लियर? आगे जानिए क्या क्या है। ये इसमें दिया हुआ है कौशल विकास की किसी देश के आर्थिक विकास की गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाहिर सी बात है आर्थिक। आगे आइए, भारत के संदर्भ में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति सुदृढ़ है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जनसांख्यिकीय लाभांश है। यहाँ युवाओं की संख्या, जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसी वजह से भारत प्रेजेंट टाइम में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में, ठीक है ना। क्लियर? युवा का देश कहा जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। वर्तमान में अगर भारत को देखा जाए तो युवाओं का देश कहता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में तो हम ज्यादा हैं, और जनसंख्या में भी कौन सी जनसंख्या, युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग लाभांश की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि युवाओं को ही क्या माना जाता है, भावी भविष्य माना जाता है। जानते हैं, अगर युवा सशक्त होगा, शिक्षित होगा, रोजगार परक होगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वो अपने स्वयं के तथा देश के विकास में क्या करेगा, योगदान करेगा, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है। इसी वजह से हम लोग किसकी स्थिति में, जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति। आगे दिया हुआ है, इस स्थिति सुदृढ़ है जहाँ 15 से 59 वर्ष आयु की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में सर्वाधिक है। कहने का मतलब क्या है, कार्यशील जनसंख्या युवा है, और युवा कैसे, कार्यशील, ठीक है ना। कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा है,
ठीक, इस वजह से भी जननांगीय लाभांश की स्थिति में है। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है, यद्यपि कि मौजूदा समय में प्राप्त बेरोजगारी और अकुशल श्रम तीव्र आर्थिक विकास में क्या है, बाधक है। जैसे कहा है कि जनसंख्या में है, सब लोग शिक्षित हैं, लेकिन कार्यशील भी हैं, लेकिन इन्हीं कारणों से क्या है, बेरोजगार। ठीक है ना। और ये कम बेरोजगारी नहीं है, क्या है, व्यापक तौर पे, ठीक है ना, व्यापक बेरोजगारी है। अकुशल श्रम तीव्र आर्थिक विकास में बाधक है। अतः कार्यशील जनसंख्या समूह को वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं एवं प्रौद्योगिकी के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें उपयोगी और मूल्यवान संसाधन के रूप में तैयार करना तथा आर्थिक विकास के लिए विशेष महत्व रखता है। मतलब ओवरऑल ये है कि उनको हम स्किल्ड करेंगे। ठीक है ना। इसका उद्देश्य ही क्या है, स्किल्ड करना, जिससे वो कार्यशील जनसंख्या में क्या हो सके, सम्मिलित हो सके। ठीक है ना। जो 15 से 59 वर्ष तक के आयु में कार्यशील हो जाएगा और ज़्यादा, तो ये देश के हित में ही होगा। ठीक है ना। आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, ठीक है ना, देश सुदृढ़ होगा। इसी वजह से कौशल विकास पर ध्यान दिया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की साझेदारी में वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का मसौदा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ये वर्तमान में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में को क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। कौशल विकास देश के आर्थिक विकास में निम्नलिखित रूपों में भूमिका निभाता है। कहाँ भूमिका निभाता है, ये देखो। पहला है श्रमिकों को कार्य कुशलता में वृद्धि लाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जाहिर सी बात है, श्रमिकों को, ठीक है ना, क्लियर। ये शिक्षित ही नहीं, किसको, श्रमिकों को भी कौशल में विकास कर रहा है और क्या कर रहा है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। दूसरा क्या, परंपरागत व्यवसाय में लगे लोगों, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें जो लोग लगे हुए हैं, उनको आधुनिक व्यवसाय से जोड़ना। ठीक है ना। उनको किससे जोड़ना, आधुनिक व्यवसाय से। ठीक। तीसरा है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और कार्य की परिस्थिति में सुधार। ठीक है ना। भाई कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। ठीक। अरे हम लोग प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हाउ टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, हम लोग प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। ठीक है ना। और कार्य की परिस्थिति में सुधार ले आए। कार्य की परिस्थिति का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं उस कार्य शैली में क्या करना, सुधार करना। सुधार करके इनोवेटिव तरीकों से कृषि को उन्नत बनाना। ठीक है ना। और जब कृषि उन्नत होगी, उत्पादकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। महिलाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण। ठीक है ना। महिलाओं को, जैसे महिला जो घर में बैठी हुई है, खाली है, उनके लिए भी आजकल तमाम ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं, जिनको कहा जाता है SHG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। उनको विभिन्न व्यवसायों से क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना। इनके अलावा डिफरेंट NGOs बन रहे हैं कि नहीं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना। NGOs के माध्यम से, ठीक है ना, महिला किसी व्यवसाय से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो ओवरऑल ये क्या है कि उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण करके उनका भी सशक्तिकरण करना। और जब उनका सशक्तिकरण होगा, आपने पीछे पढ़ा है कि वो क्या, डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। और जब डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होंगी तो उनका पोषण, ठीक है ना, और उनकी सुरक्षा क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है ना। क्लियर। आगे दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रयासों से स्वरोजगार। ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कौशल प्रयास, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्किल बनाया जाए लोगों को, और क्या किया जाए, स्वरोजगार डेवलप किया जाए। उसके अलावा स्थानीय समुदायों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम एवं ब्लॉक आधारित कौशल। ठीक है ना। ग्राम और ब्लॉक आधारित कौशल, जैसे स्थानीय समुदाय है उनकी आवश्यकता के लिए, जैसे ODOP को भी इससे ऐड कर सकते हैं। ये भाई स्थानीय भी तो
जैसे कहीं का भी ले लीजिए आप, जैसे आप सिद्धार्थ नगर का ले लीजिए, आपका पड़ोसी ही है, ठीक। सिद्धार्थ नगर किसके लिए जाना जा रहा है? काला नमक चावल, प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जलवायु उसी हिसाब से, ठीक है ना, मिट्टी उसी हिसाब से है, पानी की उपलब्धता उसी हिसाब से है, तराई क्षेत्र, ठीक है ना। क्लियर? उस जगह पे प्रोडक्शन किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है? काला नमक चावल। अब स्थानीय लोगों को, स्थानीय समुदायों की आवश्यकता की पूर्ति के ग्राम और ब्लॉक आधारित पोषण, ठीक है ना। मान लीजिए उसके प्रोडक्शन के लिए कुछ जो भी आ रहे हैं चीज़ें, या मान लीजिए कोई भी बांसुरी उद्योग कहीं हो रहा है, ठीक है ना, बांसुरी उद्योग कहीं हो रहा है, या आप कह सकते हैं कारपेट उद्योग, कारपेट बनाना। आजकल दुनिया भर के बड़े खूबसूरत कारपेट बन रहे हैं, मतलब उसमें सज्जा के हिसाब से, अन्य के हिसाब से, ठीक है ना। क्लियर? सज्जा या ऑर्नामेंटल जो भी आजकल ये चीज़ें हैं, ये आजकल बड़ा चल रही है। तो उद्योग भी जो चलन में होते हैं उसी के हिसाब से होते हैं, ठीक। उसमें कौशल प्रदान करना, ठीक है ना। तो जहाँ जैसा है, ठीक, ODOP भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, और ये जो कौशल विकास है वो भी उसी हिसाब से क्या कर रहा है? लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर? अब देखिए इसी को, जितनी भी चीज़ें थी उसी को क्या कर दिया है इसमें ढाल दिया। कौशल विकास की भूमिका, पहला नवाचार लाना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, निश्चित रूप से कर रहे हो, लेकिन इसमें स्किल्ड रूप से करो तो नवाचार आ जाता है, इनोवेटिव, ठीक है ना। इनोवेटिव करिए। परंपरागत व्यवसाय को भी बढ़ावा देना होगा, ठीक। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा विज्ञान और तकनीक, ठीक। शिक्षण, कौशल, प्रौद्योगिकी, गैर परंपरागत व्यवसाय, और हमारे कौन? सूचना, संचार और वैश्विक जुड़ाव भी हो सकता है, ठीक है ना। आप प्रोडक्ट को इतना निखार दीजिए कि विदेश से लोग आ जाए, आ ही जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, कौशल विकास के लिए सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 घोषित की गई, ठीक है ना। क्लियर? दूसरा है स्किल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया गया, ये पता ही है। और तीसरा क्या है? कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, उसकी मान्यता के लिए, और दूसरा किसके लिए? मानकीकरण के लिए, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग क्या वो कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, ठीक है ना। क्लियर? फिर दिया हुआ है स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प और स्ट्राइव जैसी पहल शुरू की है। एक दो पहले, एक क्या है? संकल्प, और एक क्या है? स्ट्राइव। ये दोनों ही किससे जुड़ी हुई है? उसी से जुड़ी हुई है, कौशल विकास से जुड़ी हुई। यहाँ दिया हुआ है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलंबी व कुशल बनाना है। इस मिशन में मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो विशेषताओं के बारे में भी देख लीजिए, क्या कहा है, एक नजर जल्दी से देख लीजिए। राज्य में सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक। बेरोजगार युवक और युवतियों को प्रशिक्षण के लिए अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चुनने का मौका। जैसे कोई भी स्किल है, आप जबरदस्ती ये नहीं कह दें कि ऐसा है कि भाई तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए ये अच्छा है ना। उनको अपनी मर्जी का स्किल चुनने दीजिए। इससे क्या होगा कि जब वो अपने मर्जी का काम करेंगे तो उसमें क्या ले आएंगे? इनोवेशन ले आएंगे। जाहिर सी बात है कि उसमें अपने से आदमी जिसमें मन ही नहीं लगेगा, क्या आप इनोवेटिव हो पाओगे? नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। क्लियर? आगे है सभी पाठ्यक्रमों में युवाओं को अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी। जाहिर सी बात है इसके पीछे दो वाजिब कारण है। पहला क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियों में जुड़ना, ठीक है ना। अगर हमें अंग्रेजी आ रही है, ठीक है ना, बिल्कुल हम लोग भारतीय हैं, हिंदी भाषी हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश भी आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम देश विदेश में जुड़ रहे हैं तो जितनी भाषाओं का हमको ज्ञान होगा, अंग्रेजी ही नहीं, अन्य भाषाओं का, ठीक है ना। आप देखिए तो उतना ही हमको क्या देता है? लाभ देता है। मतलब आप कई जहाँ IITiयाँ हैं, IITiयों ने शुरुआत की थी ये कि डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना,
जैसे कोई स्पेनिश सिखा रहा है, कोई जर्मन सिखा रहा है, कोई फ्रेंच सिखा रहा है, ठीक है ना, क्लियर, कोई इटालियन सिखा रहा है। तो जब सिखा रहा है ये लैंग्वेजेस, तो उसके पीछे ये कारण है कि यहाँ से जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, ठीक है ना, इन कंपनियों में आप ट्रांसलेटर के रूप में भी कार्य कर सकते हो, ये भी एक रोजगार है, ठीक है ना, क्लियर, समझ रहे हैं। और अगर आप किसी कंपनी से जुड़ गए हो और ये भाषाएं आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातों और भावों को समझने में आपको आसानी हो, ठीक है ना, ये भी एक वो है। तो इसी वजह से इंग्लिश और कंप्यूटर सीखना इस वजह से कि आजकल कंप्यूटर बहुत आवश्यक, डिजिटल माहौल चल रहा है, हर चीज कंप्यूटराइजेशन, ठीक। तो मान्यता प्राप्त संस्थानों, फिर हो गया मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा सफलता प्राप्त किए युवक युवतियों को प्रदेश सरकार द्वारा क्या दिया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। निष्कर्ष रूप से देखा जाए, किसी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल, ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है ना, विज्ञान, तकनीकी योग्यताएं यानी टेक्निकल जो भी योग्यताएं हैं, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी है, वो प्रेरक शक्तियां हैं जो देश के विकास और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए मदद करती हैं, ठीक। आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास के लिए कार्य कर रही संस्थाओं का उल्लेख करते हुए नियोजित विकास का महत्व बताएं, ठीक है ना। नियोजित विकास, पहला दो प्रश्न है। प्रश्न ये है पहला कि नियोजित विकास, नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है ना। कोई भी डेवलपमेंट करना प्लानिंग के तहत, कोई भी डेवलपमेंट करना किसके तहत, प्लानिंग के तहत, नियोजित करते हुए, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, नियोजित विकास कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में दो चीजें आपको कह दी। पहला ये कहा है कि उन संस्थाओं के बारे में बताइए या संस्थाओं का नाम बताइए जो नियोजित विकास में अपनी भूमिका दे रही है, ठीक है ना। बढ़िया, क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास के लिए कार्य कर रही संस्थाओं का उल्लेख, पहला प्रश्न हुआ। और दूसरा है कि उल्लेख करते हुए नियोजित विकास का महत्व बताइए। फिर प्लान्ड डेवलपमेंट का जो भी है उसका क्या बताइए, महत्व बताइए। तो दो प्रश्न छिपे हुए, ठीक है ना। पहले आइए, पहले संस्थाओं के बारे में जान लीजिए। संस्था यही कौन है, ये। पहले नियोजित विकास के बारे में भी जान लीजिए कि विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया यानी प्लानिंग, ठीक है ना, को वैज्ञानिक आधार के साथ प्रभावी व सुदृढ़ बनाने तथा योजना निर्माण हेतु आधारभूत ढांचों यानी बेसिक जो आंकड़े हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य तकनीकी सहयोग यानी टेक्निकल हेल्प, ठीक है ना, उपलब्ध कराने, अवेलेबल कराने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। पहली चीज क्या हो गई, राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इस प्लान्ड डेवलपमेंट को क्या करता है, टैकल करता है, ठीक है ना। यही वो संस्था है जो इसको क्या कर रहा है, ठीक, टैकल कर रहा है। आगे आइए, आगे दिया हुआ है प्रदेश में नियोजित विकास के लिए कौन कौन से प्रभाग है, डिविजन्स है, ठीक है ना, क्लियर, प्रभाग यानी डिवीजन, ठीक। पहला है अर्थ एवं संख्या प्रभाग, ठीक है ना, इन प्रभागों के नाम बस आप लोग को जानने हैं। दूसरा है विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, मूल्यांकन प्रभाग, ठीक, प्रशिक्षण प्रभाग, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, ठीक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, फिर योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबंधन प्रभाग, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, ठीक। इनमें से आप 4-5 भी अगर लिख देते हैं तो दैट वन इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। ये होगा कि आपको आता है, लेकिन मेन चीज लिखना मत भूलिएगा, कौन सा नाम, राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इन सभी को जो गवर्न कर रहा है, गवर्निंग बॉडी है, वो कौन है, राज्य नियोजन संस्थान। बाकी उनके सब डिविजन्स हैं, ठीक है ना, बाकी उनके सब क्या है, डिविजन्स हैं। अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि इसमें ये समझाया है कि नियोजित विकास का क्या महत्व है, ठीक है ना,
क्लियर? नियोजित विकास के महत्व की बात अगर हम लोग कर लेंगे तो यहाँ उन्हीं जो विभाग है उन्हीं के कार्यों को दर्शाया, लेकिन इन जो विभाग है वो 3 ही आप नाम लिख देंगे, 4-5 लिख देंगे, पूरा इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्यों को लिखना आवश्यक होता है। इन विभागों के कार्य क्या है ये जानिए। यहाँ दिया हुआ है कि राज्य नियोजन संस्थान के उपरयुक्त प्रभाग यानी डिविजन्स में योजना निर्माण हेतु आधारभूत आंकड़ों का संग्रहण करना, ठीक है ना? क्या है? आधारभूत आंकड़ों का संग्रहण करना, यानी जो बेसिक डेटाज हैं, आंकड़े हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना? संग्रहित करना, स्टोर करना। दूसरा विश्लेषण, ठीक है ना? विश्लेषण का मतलब एनालिसिस करना। प्रकाशन, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन, ठीक है ना, पब्लिश करना। एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने यानी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराने तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है, ठीक है, जैसे आर्थिक समीक्षा उपचा हो रही है उस तरह की, तो हर प्रभाग की जो भी मतलब फील्ड है उसकी आर्थिक समीक्षा। और महत्वपूर्ण कार्य अर्थ और संख्या प्रभाग द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा, ठीक है ना? अर्थ संख्या प्रभाग क्या क्या काम करेगा? एक आपका काम किया सबसे पहले क्या? आंकड़ों का संग्रहण, जो भी मूलभूत आंकड़े थे, ठीक, उनका विश्लेषण, पब्लिकेशन, ठीक, और क्या करना? उनकी अवेलेबिलिटी, मूल्यांकन करना, आर्थिक समीक्षा करना। ये सब किसका कार्य हो गया? अर्थ एवं संख्या प्रभाग का। प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रम योजनाओं के सामयिक मूल्यांकन का कार्य कौन करता है? मूल्यांकन प्रभाग, ठीक है ना? सामयिक, यहाँ सामयिक इंपॉर्टेंट है। सामयिक का मतलब क्या? करंट। योजनाओं के करंट मूल्यांकन, समय समय पे इवैल्यूएशन होता है, ठीक है ना? क्लियर? कार्यों का, कि भाई मान लीजिए कि कोई भी योजना प्लान्ड तरीके से, हमने यहाँ क्या कहा? प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना? प्लान्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या? कि भाई प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया, केवल हम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं चेक करेंगे, हम क्या करेंगे? समय समय पे आपका इवैल्यूएशन भी करेंगे, ठीक है ना, कि आपके कार्य की प्रगति क्या है। डायरेक्ट रिजल्ट करने पे क्या होता है? गड़बड़ी होगी। समय समय पे अगर इवैल्यूएशन करते रहेंगे, मूल्यांकन करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बीच में कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया? आगे दिया हुआ है अग्रगामी प्रयोगों द्वारा ग्रामीण विकास के शोध, ठीक है ना? कैसे ग्रामीण विकास किया जाए उसके शोध यानी रिसर्च एवं अध्ययन का कार्य विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाव द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में नए विकास कार्यक्रम की संभाव्यता आदि का परीक्षण भी किया जाता है, कि कौन कौन से नए कार्यक्रम इस जगह चलाए जा सकते हैं या संभावना है, संभाव्यता है, उसका भी परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा नियोजन प्रक्रिया, प्रायोजना रचना तथा विकास योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संबंधी तथा विभिन्न विकास विभागों के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में अभिवृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कोई आवश्यक नहीं है कि बड़े बड़े टफ वर्ड ही आप डालें, ठीक है ना? क्लियर? जो आपको जितना समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, बस उत्तर लेखन अच्छा है, ठीक है ना? पॉइंट वाइज आप लिख सकें बस, ठीक। दीर्घकालीन योजनाओं हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन विश्लेषण, हर जगह वही आ रहा है, ठीक है ना? अध्ययन करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, वो स्टार्टिंग में ही दे दिया, ठीक है ना? क्लियर? अगर आप किसी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हो तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? नाम में ही क्लियर हो जा रहा है उन विभागों के कार्य, ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद आ जाइए प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विकास परियोजनाओं में वित्तीय सहायता, ठीक, वित्तीय सहायता, तकनीकी संभाव्यता जो पॉसिबिलिटी है,
ठीक, आर्थिक और सामाजिक लाभप्रदता के परीक्षण का कार्य किया जाएगा। तो मतलब ओवरऑल इस नियोजित विकास में यही डिपार्टमेंट द्वारा ये कार्य किए जाने पड़ेंगे। कौन कौन से कार्य हैं ये जानिए। पहला, जीवन की गुणवत्ता, उसमें बेहतर गुणवत्ता, ठीक है ना, मतलब जीवन की जो क्वालिटी है उसमें काफी विकास करें, बेहतर बनाए। ठीक, आगे आइए, और गुणवत्ता पर जीवन रहे। आगे आइए, आर्थिक विकास, ठीक है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तीसरा है हमारा अवसंरचना विकास। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। अवसंरचना में हमारा कौन कौन आता है? बिजली आता है, सड़क आता है, ठीक है ना, एयर रेल आ गए, ये सब किस में आएंगे? अवसंरचना में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, ठीक है ना। तो अवसंरचना का विकास करना, ठीक है ना। भाई क्या कहा है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है ना। तो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए। अगला है कुशल संसाधन आवंटन, ठीक है ना, कुशल संसाधन आवंटन। फिर रोजगार सृजन, भाई आजकल के परिवेश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रोजगार सृजन। और तीसरा, अगला अंतिम क्या है? सतत विकास, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके लिए 17 गोल दिए गए हैं। उन 17 गोलों को भी अगर पॉइंट से आप एक पैसेज में लिख दोगे, पैसेज फॉर्म में लिख दोगे, तो हो जाएगा कि नहीं? उसमें क्या है? गरीबी हटाना, ठीक है ना, भूखमरी हटाना, ठीक है ना, क्लियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब तो है, पेयजल की उपलब्धता, ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब सतत विकास है। सतत विकास के पहलू है। 17 गोल्स हैं कि नहीं है? कब तक पाना है 17 गोल? 2030 तक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो वो पॉइंट्स भी आप गिनवा सकते हैं, ठीक है ना। जब एक बार उत्तर लेखन जान जाएंगे, ठीक है ना, तो इधर का पॉइंट इधर, इधर का पॉइंट इधर, इधर का पॉइंट इधर ऐड करके आप लिख सकते हो। ये थोड़ी ना लिख रहे हैं कि हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, लेकिन काम वाली चीजें लिखी जा सकती है, ठीक है ना। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन ये दिया है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एनालिटिकल प्रश्न। एनालिटिकल ये है कि उत्तर प्रदेश मानव संसाधन में समृद्ध राज्य है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश मानव संसाधन में समृद्ध राज्य है। इस कथन के आलोक में, ठीक है ना, आलोक यानी प्रकाश एक हिसाब से कह सकते हैं, मानव संसाधन के कुशलता पूर्वक उपयोग करने के संदर्भ में टिप्पणी, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है, ठीक है ना, क्लियर। ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना, क्लियर, समृद्ध है, ठीक। इस कथन के आलोक में मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज के कुशलता पूर्वक उपयोग, ठीक है ना, के संदर्भ में टिप्पणी। अब आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। दिया हुआ है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। राज्य में लगभग 24 करोड़ जनसंख्या निवासित है। यहाँ सबसे बड़ी चीज देखिएगा, मानव संसाधन में समृद्ध, ठीक है ना, मानव संसाधन में समृद्ध, HR ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक। उसी के बारे में क्या करना है, ठीक, उनके उपयोग के बारे में टिप्पणी लिखनी है, ठीक। 24 करोड़ जनसंख्या निवासित है। आप जान भी रहे हैं कि मानव संसाधन के उपयोग के बारे में सबसे अच्छा और बेहतर पॉइंट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या? जननांकिकीय लाभांश, ठीक है ना, क्लियर। जननांकिकीय लाभांश की स्थिति में है जहां 15 से 59 वर्ष तक के, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या में हमारा देश क्या है? सबसे ज्यादा है, सर्वोत्तम माना जा रहा है। अब भैया जनसंख्या के मामले में हमारा प्रदेश भी तो सबसे आगे है, ये कहीं नहीं सोचा। अगर देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक, तो प्रदेश में भी तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो क्या यहाँ जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं मिलेगा? मिलेगा, जाहिर सी बात है मिलेगा। क्या यहाँ 15 से 59 तक के कार्यशील जनसंख्या नहीं मिलेगी? मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ये थॉट ले आना, ये थॉट अपने में ले आना, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो राज्य में 24 करोड़ जनसंख्या निवासित करती है। वर्तमान समय में
मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण पूंजी जिसका कुशलतापूर्वक उपयोग राज्य देश को आर्थिक प्रगति की राह में ले जाए। वही चीज है उपयोगिता, क्या कहा है, कौशल पूर्वक उपयोग करने। भाई उपयोग कैसे करेंगे, कुशलता पूर्वक उपयोग आर्थिक प्रगति की राह में जब जाएगा तभी होगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की औसत उम्र कम होने से प्रदेश का जनांकीय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वही बात आई कि नहीं आई, आ गई। लेकिन इस लाभ को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन का कौशल उन्नयन होना अति आवश्यक, मतलब उनको स्किल्ड होना चाहिए। जनसंख्या ही नहीं बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन चलाया जा रहा है, जो प्रदेश के समृद्ध मानव संसाधन को कुशलता पूर्वक उपयोग में लायक बनाएगा, ठीक है ना, उपयोग लायक बनाएगा। राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं जो इस कार्य में सहायक है। कौन कौन योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये लो। एक है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मतलब ग्राम्य उद्योग योजना, ठीक है ना, ग्राम्य उद्योग। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश लोक कल्याण मित्र, ठीक है ना, लोक कल्याण के लिए मित्र योजना, लोक कल्याण मित्र योजना। तीसरा है अभ्युदय योजना, आप लोग चिर परिचित हैं, कोई ऐसा भी जो अभ्युदय योजना को न जानता हो, सभी लोग जान रहे हैं, ठीक। चलिए आगे आइए, तो ये कैसी योजना है, कल्याणकारी, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, गोपालक डेयरी योजना, ठीक है ना, गोपालक डेयरी योजना, ये नाम ही से कंफर्म है कि किसकी योजना है, डेयरी वाली, ठीक है ना, दुग्ध से संबंधित है। क्यों, हमारा प्रदेश भी दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में क्या स्थान पे, नंबर 1 पे, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, युवा संगम पोर्टल, ठीक है ना, युवा संगम पोर्टल, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक। पूर्व दशमोत्तर तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, ठीक है ना, क्लियर। अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है ना। दूसरा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था, ठीक। वर्तमान में प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, ठीक है ना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें विभिन्न व्यवसाय की कक्षाएं चल रही हैं। प्रदेश में विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित की जा रही है, ठीक है ना। 2500 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण, ये डेटा जो है आप इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसको केवल वो किया जाए, ठीक, आप बाकी लिख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के